आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के चैप्टर 10 के नोट्स कवर करेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस चैप्टर में आपको पढ़ने मिलेगा मानव नेत्र के बारे में, यानी ह्यूमन आइज जो होती है। बाकी इस चैप्टर में आप इसका स्ट्रक्चर जानोगे, ये जानोगे कि कोई भी व्यू जो होता है हमें किस तरीके से दिखाई देता है, यानी कोई भी चीज़ देखने में हम कैसे विजिबल होते हैं। अगर आइज नहीं होती, अगर ये जो आंखें हैं वो नहीं होती, तो ये स्काइज, ये जो बादल होते हैं क्या हम देख पाते? नहीं। जिनके आंखें नहीं होती क्या वो ये चीज़ें देख पाते हैं? नहीं, उनके सामने सब कुछ अंधेरा होता है। तो चलिए इस चैप्टर में हम मानव नेत्र के बारे में जानेंगे और बहुत सारी नई चीज़ें जानेंगे। मैं आपको ये श्योरिटी दिलाती हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के चैप्टर 10 का नेम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यानी जो हमारे मानव नेत्र होते हैं, जो हमारे नेत्र होते हैं, वो हमें इस संसार को देखने के काबिल बनाते हैं और हम उसके कारण इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया है। पिछले अध्याय में आपने लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया था। देखो पहले का जो चैप्टर है चैप्टर 9, उसमें हमने देखा था प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और बाकी कई चीज़ें जानी थी काफ़ी इजी लैंग्वेज में। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है आप लेंसों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा उनके अपेक्षित साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। ये ज्ञान मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है? मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है, यानी सारी चीज़ें हम अपने नेत्रों के द्वारा देख सकते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, ये सारी चीज़ें इसमें अफेक्ट करती है ना। फिर यहाँ पर दिया है इनकी संरचना, यानी इसकी संरचना में एक लेंस होता है। मानव नेत्र में एक लेंस का क्या प्रकार है, यानी जो हमारे मानव के अंदर एक लेंस होता है, नेत्रों के अंदर आपने देखा लेंस है ना, ये जो लेंस होता है, ये लेंस ये मानव लेंस होता है और इसके क्या कार्य होते हैं यहाँ पर दिया गया है। चश्मों में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोषों को किस प्रकार संशोधित करते हैं। यानी आपने देखा होगा अगर किसी को सही से दिखाई नहीं देता है ना, किसी के लेंस सही से काम नहीं करते, किसी की दृष्टि सही से काम नहीं करती, धुंधला दिखता है, तो उसके लिए चश्मा बनवाया जाता है। अब चश्मे में कुछ ऐसे लेंस यूज़ किए जाते हैं जिससे क्या है, जो भी आपको दृष्टि दोष हो रहा है, यानी आपको जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो उस चश्मे के लेंस के थ्रू आपको दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर यही दिया है कि चश्मों में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोषों को किस प्रकार संशोधित, यानी किस प्रकार सही करते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। इंटरेस्टिंग है ना चैप्टर, है ना। यहाँ पर दिया है फिर पिछले अध्याय में, यानी जो इससे पहले वाला अध्याय था, इसमें हमने प्रकाश तथा इसके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम इन धारणाओं का प्रकृति में कुछ प्रशासकीय परिघटनाओं के अध्ययन में उपयोग करेंगे। हम इंद्रधनुष बनने, श्वेत प्रकाश के वर्णों में जो परिक्षेपित होता है उसके बारे में तथा आकाश के नीले रंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी इसमें आप टिंडल प्रभाव के बारे में जानेंगे, तारे कैसे टिमटिमाते हैं ये जानेंगे, है ना। तो तारे किस लिए टिमटिमाते? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये हमने पहले वाले में चैप्टर में बताया था हमने आपको। अब इसमें हम जानेंगे कि ये तारे टिमटिमाते कैसे, है ना, यानी रीज़न जानेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट दिया है वो है मानव नेत्र, जिसमें आपको इसके ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि मानव नेत्र में कौन कौन सी चीज़ों को क्या क्या नाम दिया गया है। तो सबसे पहले डायग्राम देखो। इस डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये आपका मानव नेत्र है, यानी जो आपके अंदर का जो वाइट पार्ट होता है ना आँखों के अंदर का, तो ये कुछ ऐसा होता है। ये जो आगे आपको दिखता है ये लेंस होता है। फिर लेंस के अंदर एक छोटा सा काला बिंदु होता है आपके, अगर आप कभी मिरर में या फिर थोड़ी लाइट चला के देखोगे, है ना। यहाँ पर दिया है फर्स्ट जो पॉइंट है आपका, ये याद रखना है, स्वच्छ मंडल। फिर आता है परितारिका, फिर आती है पुतली, फिर आती है नेत्रोद, फिर आता है क्रिस्टलीय लेंस, फिर आता है पक्षाभि पेशिया, फिर आता है दृष्टिपटल और फिर आता है दृक तंत्रिका, है ना। ये पॉइंट्स आपको याद रखने, 8 है। और एक और यहाँ पर दिया है काचाभ द्रव, है ना। तो ये क्या है, ये पॉइंट्स अगर आपको मानव नेत्र बनाने का चित्र आ जाए तो आपको इस तरीके से नाम मेंशन करने और ये चित्र बना देना है। अब ये चीज़ें है क्या, आप सोच रहे होंगे कि ये इनको एक्सप्लेन तो किया नहीं, और यहाँ पर अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो हम क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट वाइज नहीं दिया हुआ है ना, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको हर एक का बता देती हूँ जो जो आपके एग्जाम में आता है।
हर बार मैं आपको नोट्स के थ्रू ही पढ़ाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखो ये है मानव नेत्र। अब फर्स्ट में हमने देखा श्वेत मंडल या स्वच्छ मंडल, जिसको हम कार्निया भी बोलते हैं, है ना, नोट कर लेना। यह नेत्र के अगले भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। यानी यहाँ पर जो भी प्रकाश है इसका अपवर्तन कौन करेगा? ये श्वेत मंडल, ये कार्निया या ये स्वच्छ मंडल। ठीक है, आगे आपको समझ में है ना। अब फिर आपका दिया है सेकंड लेंस। लेंस क्या है जो मैंने आपको बताया, ये वाला जो आगे आपको एक गोला दिखता होगा ब्लैक ब्लैक कलर का, जिसके अलग अलग कलर होते हैं सबकी आइज में, है ना। किसी का भूरा होता है, किसी का ब्लू भी देखा होगा आपने, किसी का डार्क कॉफ़ी भी देखा होगा, इस तरीके से ब्राउन लेंस। तो ये होते हैं अलग अलग लेंस। यह लेंस एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है ना। फिर दिया है लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। यानी लेंस का ये काम है कि वो क्या है, रेटिना पर जो भी प्रकाश पड़ेगा उसको अभिसारित करेगा। फिर दिया है परितारिका। हमने देखा तो कार्निया के पीछे, कार्निया यानी ये, इस कार्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। अब ये पुतली क्या होती है? तो पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यानी कितना प्रकाश आपकी आँख के लिए सही है इस तरीके से, या कितना प्रकाश उसको नियंत्रित करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, ये सारा काम कौन करती है? पुतली। अब बात आती है रेटिना की, क्योंकि हमने रेटिना भी वर्ड सुना है। तो यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें बड़ी संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है ना। अब बात करते हैं थोड़ा और इस रेटिना के बारे में बता दूं तो पेज टर्न करो। इसमें दिया है प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दक्ष तंत्रिकाओं द्वारा, दक्ष तंत्रिकाएं जो पॉइंट मैंने आपको 8 बताया, देखो यहाँ पर देखो, है ना। तो जो भी सिग्नल ये देगा रेटिना, ये दक्ष तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। यानी रेटिना क्या करता है, जो भी आपको सिग्नल मिलेगा यहाँ से, है ना, प्रकाश आया, प्रकाश का ये काम किसने किया? लेंस ने किया। फिर यहाँ पर जो भी आपकी इमेज बन रही है वो किस चीज़ की बन रही है, ये दिमाग आपको बताएगा। तो जो भी मस्तिष्क में, है ना, जो भी चीज़ आपके सामने है, इसका व्यू किसके थ्रू हो जाएगा? इस रेटिना के थ्रू। रेटिना दिमाग तक उसको पहुंचाएगा कि ये चीज़ है क्या, है ना। आपके सामने अगर बॉल है तो बॉल को आप आँख से देखोगे तो बॉल है या नहीं है ये कौन बताएगा? दिमाग। आगे समझ में, है ना। तो यहाँ पर है मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आगे समझ में। अब एक आंखों की बीमारी के बारे में आपने सुना होगा, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। मानव नेत्र का ज़्यादा नहीं आता है, या तो डायग्राम बनाने का आता है और छोटा आपको इन पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है ना। अब नेक्स्ट एक बीमारी होती है मोतियाबिंद, जो आंखों की बीमारी होती है। तो जो ओल्ड एज हो जाते हैं उनकी क्या होती है, ये वाला जो पार्ट रहता है, ये वाला, ये क्या है, धुंधला होने लग जाता है ना। तो इससे क्या आपको धुंधला दिखने लगता है उम्र के हिसाब से। बहुत लोगों में होता है, बहुत में नहीं होता। तो ये मोतियाबिंद के बारे में आप जान लो। यहाँ पर लिखा है अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र तथा क्रिस्टलीय लेंस दूधिया, जो मतलब थोड़ा धूल इस टाइप भी नहीं होता, धुंधला धुंधला इस टाइप से हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। यानी अगर आप इसका इलाज नहीं कराते मोतियाबिंद का तो आँख में फुल्ला पड़ जाता है, इस टाइप से वाइट हो जाती है पूरी आँख और फिर दृष्टिहीन हो जाते हैं। तो इसलिए टाइम से ये पकता है तब इसका ऑपरेशन वगैरह इस तरीके से होता है और काफ़ी इजीली होता है आज के टाइम में, तो है ना। फिर यहाँ पर दिया है नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम देखें समंजन क्षमता। अब समंजन क्षमता क्या होती है? तो समंजन क्षमता क्या है? तो अभिनेत्री लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। यानी फोकस को चेंज करना, यानी आपने एक जगह से दूसरी जगह पर देखना, है ना। अगर कैमरे की बात करो, आप फोन का कैमरा है ना,
आपने एक चीज़ से उसको दूसरी चीज़ पे मूव करा ना तो फोकस एकदम से बनता नहीं है, उसको आपको टैप करना पड़ता है। पर जो आपकी आईज है उसमें फोकस बनाने के लिए यही होता है, जो फोकस बनता है उसी को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। यानी फोकस अचानक आपका चेंज कर लेती है। अगर आप एकदम से इधर देखोगे तो भी आपका फोकस सेम रहेगा, है ना, आपको वो चीज़ क्लियर दिख रही होगी। तो यही है समंजन क्षमता। आ गया समझ में इजीली। अब बुक में एक लाइन देखो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ पर लिखा है कि किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट यानी अधिक मतलब अच्छे से देखने के लिए, है ना, मतलब और अधिक अच्छे से देखने के लिए आपको क्या है, उसकी अल्पतम दूरी कितनी रखनी है। अगर आप उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं अपनी आँख से तो आप उस चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स में या कहीं भी, कि मानव नेत्र के देखने की न्यूनतम सीमा क्या होती है जब वो अच्छे से उस चीज़ को देख पाए, तो आपको लिखना है 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर। अब देखो, जिस मोतियाबिंद के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पर इसका नाम आ गया है ना, तो यही थी वो बीमारी, आंखों की बीमारी होती है मोतियाबिंद। नेक्स्ट पेज पर मूव करो, जिसमें दिया है निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। यानी आप देखो, मैं आपको बता देती हूँ, है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर लिखा है निकट दृष्टि दोष। देखो, निकट की वस्तु को देख पाओगे और दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाओगे, ये होगा निकट दृष्टि दोष। यानी निकट की वस्तु को तो देख पाओगे, दूर की वस्तु को नहीं देख पाओगे, है ना, तो ये है निकट दृष्टि दोष। दूर की बात करें तो दूर की वस्तु को देख पाओगे पर पास की वस्तु को नहीं देख पाओगे, है ना, तो ये होगा आपका दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि और दूरदृष्टि समझ में आ गया। अब देखो, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस तरीके से? अगर आपको निकट दृष्टि दोष है, यानी आपको निकट की वस्तु तो देख पा रहे हो पर आप दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते, तो आपके जो लेंस बनेंगे, है ना, आपके जो चश्मा बनेगा उसमें अवतल लेंस का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ बुक में आप देख सकते हैं ये चीज़। देखो, ये फर्स्ट में जो डायग्राम दिख रहा है आपका, ये नॉर्मल इंसान की ऐसी इमेज बनती है, इस तरीके से आँख काम करती है। फिर सेकंड जो दोष युक्त होता है, मतलब जिसको सही से नहीं दिखता है ना, आंखों में जिसको ये निकट दृष्टि दोष होता है, वो इस तरीके से उसकी जो इमेज है वो यहीं पर अटक जाती है और वो सही से उस चीज़ को देख नहीं पाता। तो इससे क्या होता है, इसको सही करने के लिए आप एक लेंस पहनते हो आँखों पे, या फिर आपकी आँखों का लेज़र ट्रीटमेंट करके भी वो अवतल लेंस वगैरह इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। और जो आप चश्मा वगैरह पहनते हो उससे क्या होता है, ये फोकस सीधा आपका पीछे बनता है। आगे समझ में? तो फर्स्ट वाला डायग्राम जो रहेगा ये नॉर्मल पर्सन का रहेगा। सेकंड वाला डायग्राम आप देखोगे जिसमें ये इसमें दृष्टि में दोष है ना, निकट दृष्टि में, जिसमें आपको पास की वस्तु तो दिख रही है पर दूर की नहीं दिख रही है ना, तो ये वाला दोष है। और ये लास्ट वाला जो है इसमें संशोधन करके वापस इस फर्स्ट वाले जैसा बना दिया है। आगे समझ में? तो निकट दृष्टि का भी देख सकते हो आप, दूर दृष्टि में भी यही है। दूर दृष्टि में पहले ये वाला है जिसमें मतलब जो व्यक्ति है उसकी आंखें बिल्कुल सही से देख पा रही है। फिर सेकंड में इसकी आंखें सही से नहीं देख पा रही है, फोकस बहुत पीछे बन रहा है। तो फिर लास्ट वाले में जब इसका संशोधन होता है तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसलिए चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जिसमें आपको दिखेगा प्रिज्म। अब देखो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म प्रिज्म प्रिज्म। देखो, तो प्रिज्म की डेफिनेशन आपकी 2 या 3 नंबर में पूछी जाती है। तो चलिए आपको क्या लिखना है, देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एक लिख सकते हो आप, एक चलो लिखो, अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, बनाया करो और ताकि रिविजन जल्दी से हो जाए। आपको लिखना है किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों के बीच स्थित समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। सिंपल देखो, किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों के बीच स्थित सीमांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो नोट्स में देखो, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। प्रिज्म इस तरीके का होता है, देखो चित्र बता दूं मैं आपको, ये है आपका प्रिज्म। तो ये त्रिभुजाकार है ना, तो इसका आधार क्या है, त्रिभुजाकार है, और 3 आयताकार जो इसके पार्श्व पृष्ठ होते हैं, यानी 3 कोने होते हैं इसमें। अगर आपने कभी देखा हो कांच टाइप का होता है इस तरीके से। तो मैं आपको कैसे बताऊं, देखो मैं आपको इमेज बता देती हूँ,
ठीक है, तो यही है प्रिज्म। अब इसके आगे यहाँ पर एक और वर्ड दिख रहा है आपको, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम है ना, तो अभी स्पेक्ट्रम क्या है, तो यहाँ पर नोट्स में देखो, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। अब ये देखो आप, ये प्रिज्म है, प्रिज्म पर जब सनलाइट पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो क्या होगा, जब वो प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो प्रिज्म क्या करेगा, 7 रंगों का प्रकाश देगा। ये 7 रंग आप देख सकते हैं, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम इस तरीके से बनता है और ये 7 रंग होते हैं कौन से, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जो आपका रेनबो में बनता है वही ये रंग बने, यही रंग बनेंगे यहाँ पर, जिसको आप इससे याद कर सकते हैं बेजानी हपी नाला, है ना, बेजानी हपी नाला, यानी बैंगनी, फिर आएगा जामुनी, फिर आएगा नीला, फिर आएगा हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। आगे समझ में। अब लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पर दिया है कि प्रकाश के अवयवी वर्णों, बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना, यानी इससे जो भी आपके कलर निकल रहे हैं, जो आपकी इस प्रिज्म के साथ प्रोसेस हो रही है, वही है आपका स्पेक्ट्रम। आगे समझ में। अब बात रही, मैंने आपको बताया कि इंद्रधनुष रेनबो जो होता है, रेनबो बोलते हैं उसको, यानी रेन से बनता है ना, रेन से बना हुआ रेनबो, है ना, तो वह इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर दिया है इंद्रधनुष बनता कैसे है ना, यहाँ पर हम रीज़न जानेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी टिंडल प्रभाव क्या होता है, तारे कैसे टिमटिमाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लो इंद्रधनुष के बारे में। तो देखो, सबसे पहले एक पानी की बूंद है, ये क्या है, पानी की बूंद। आप बोलोगे गोल पानी की बूंद बना दी, तो कोई बात नहीं, आप वो वैसी वाली बना देना, है ना, वो ऐसी दिखती है ना, वो वाली। तो यहाँ पर गोल पानी की बूंद हमने ले ली एज एग्जाम्पल मान लो। तो हमने क्या सोचा, हमने पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी अगर वायु पहला माध्यम है और दूसरा माध्यम हमारा जल है, तो 2 अलग अलग माध्यम हो गए, वायु अलग माध्यम होगा, जल अलग माध्यम होगा। तो जो प्रकाश की किरण रहेगी वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, यानी अलग मार्ग में चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो, ये सबसे पहले पानी की बूंद है, इस पर अगर प्रकाश की किरण पड़ी तो सबसे पहला उसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन होकर उसका फिर विक्षेपण होगा, विक्षेपण होकर यहाँ पर इसका आंतरिक परावर्तन होगा, आंतरिक परावर्तन के बाद इसका वापस अपवर्तन होगा, फिर उसमें 7 रंग दिखेंगे और 7 रंग दिखेंगे, उसी से आपका बनेगा रेनबो। आ गया समझ में। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। तो प्रिज्म की जगह आप इस बूंद को लो, प्रिज्म भी यही होता है, प्रिज्म में भी यही होता है और इस पानी की बूंद में भी यही होता है। तो पानी की बूंद और प्रिज्म एक जैसी होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इस पानी की बूंद को एक नेचुरल प्रिज्म बोल सकते हैं। आगे समझ में आ गई। अगर आपकी इसी प्रोसेस लिखने की बोल दिया जाए कि इसकी प्रोसेस लिखो, तो आपको लिखना है, जल की सूक्ष्म बूंद छोटे प्रिज्मों भांति कार्य करती है, यानी जो छोटे छोटे प्रिज्म होते हैं उसके भांति कौन काम करती है, बूंदे, जो पानी की बूंदे होती है। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदे अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। आगे समझ में, पहले बताया अपवर्तन करती है, फिर विक्षेपण करती है, तत्पश्चात आंतरिक परावर्तित करती है ना। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल अपवर्तन करेगी, फिर विक्षेपण करेगी, फिर आंतरिक परावर्तन करेगी, अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश का पुनः अपवर्तित करती है और फिर इससे क्या बनता है, यहाँ पर लिखा है, प्रकाश के विक्षेपित तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षण एक नेत्री तक पहुँचते हैं और फिर क्या होता है, आपको क्या दिखता है, रेनबो, है ना, 7 कलर दिखते हैं। तो यहाँ पर आपकी आइज होगी, जो इन बूंदों के, अगर इन बूंदों के ऊपर प्रकाश पड़ेगा सूर्य का, तो आपकी आंखों में ऐसा दिखाई देगा, है ना। आगे समझ में। ये डायग्राम ऐसा कैसा बुक में दे रखा है ना, इसको देख लो। अब इसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, तो यहाँ पर दिया है, वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। यानी वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण जो प्रकाश का अपवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। आगे समझ में। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। देखो वीडियो काफ़ी लॉन्ग चली जाएगी,
मैं आपको इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगी, है ना, क्योंकि ये वीडियो एक तो लॉन्ग भी चली जाएगी और आपको फिर दिक्कत भी होगी कि इतना लंबा टॉपिक किस लिया। तो यहाँ पर अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखते हैं। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ टिंडल प्रभाव क्या होता है। फर्स्ट में समझ लो टिंडल प्रभाव क्या है इन ईजी लैंग्वेज। तो लाइट को फैलाने का काम कौन करता है, टिंडल प्रभाव, यानी लाइट को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइट को फैलाना यानी ये क्या हुआ। तो देखो, आपने कभी देखा है बहुत सारे पेड़ है ना, पेड़ों के बीच में जब सूरज की किरण आती है तो किस तरीके से अलग अलग किरण आपको दिखती है, दिखी है, ऐसा कभी हुआ है ना। या आपने कभी ऐसा देखा हो कि जो पूरा पैक कमरा है, पूरा पैक कमरा है ना, उसमें एक सूरज की किरण छोटी सी आ रही है कहीं से, तो आपको उसमें धूल के कण दिखेंगे जो चमक चमक करेंगे। तो जो प्रकाश फैल रहा है ना, उससे जो प्रकाश फैल रहा है वही है आपका टिंडल प्रभाव। आ गई समझ में। अगर इसको रासायनिक जो आपकी केमिस्ट्री है, जो आपकी विज्ञान है, इस लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखोगे कि जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीम कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के कण से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। यानी आपको जितनी जितनी रोशनी रहेगी है ना उस कमरे में, आपको उसी रोशनी के अंदर वो कण दिखेंगे सारे। तो यही लिखा है। ये कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना जो होती है वो टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर उदाहरण में दिया है कि एक धूल से भरा कमरा है ना, जब उसमें सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो आपको क्या होता है, वो जो धुएं के कण हैं, वो जो धूल के कण है ना, वो आपको दिखाई देते हैं और यही होता है आपका टिंडल प्रभाव, है ना। तो सिंपल सा अगर टिंडल प्रभाव याद रखना है तो लाइट को फैलाना टिंडल प्रभाव होता है ना। इसके साथ आपका चैप्टर एंड होता है। देख लो, कोई पॉइंट छोड़ा है हमने नहीं। ये तारों का टिमटिमाना देखो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी पूरा श्योरली, कि पढ़ के बता दूं क्या, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुई है वीडियो। देखो, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। मैंने आपको बोला कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। प्रकाश जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो। फिर यहाँ पर दिया है कि क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति के कुछ भिन्न प्रतीत होती है। क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि ऐसी स्थिति में पिछले अनुभाग में वर्णन किया जा चुका है कि तारे की यह आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी बदलती भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल के भौतिक अवस्थाएं स्थायी नहीं होती। चूँकि तारे बहुत दूर हैं अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट, क्योंकि तारों से आने वाले प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट की प्रभाव है। अब देखो ये क्या पढ़ लिया मैंने, है ना, आपको यही लग रहा होगा, तो चलिए इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ। देखो, जो प्रकाश होता है उसकी किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है तो क्या होता है, अपवर्तन होता है ना। तो जब प्रकाश आता है ना, तो उसका माध्यम क्या होता है, चेंज हो जाता है। और जो धूल के कण होते हैं इस वायुमंडल में, उसके कारण आपको क्या होता है, ये तारे जो है वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं। यही इसका रीज़न है। बाकी मैं आपको और एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूंगी, पर अगर आप यूट्यूब पर जाकर इसके बारे में वीडियोस देख लोगे या गूगल कर लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आपसे कोई पूछ ले इन फ्यूचर कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं तो आप उसको बता सके, है ना। टिंडल प्रभाव एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैंने आपको समझा दिया है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक दो पॉइंट्स हो रहे हैं।
जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे सब बता दिए। तो यहाँ पर इसके साथ आपका चैप्टर एंड होता है। आपको ये नोट्स पसंद आए हैं तो नोट्स आप इस टेलीग्राम यूजर नेम roxin4311 से इजीली परचेस कर सकते हैं कम प्राइस में। तो चलिए, कैसा लगा चैप्टर, आपका फीडबैक ज़रूर बता देना। आपका जो भी फीडबैक रहता है कमेंट में ज़रूर बताया करो। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।